नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शो पर आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में। जी हां, शीतकालीन सब्जियों की उत्पादन तकनीक के बारे में। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए, विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष तौर पर उपस्थित हैं कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर BN सिन्हा जी, जो कि वेजिटेबल साइंस से हैं। और इनसे हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि सर्दियों के मौसम में उगाई जा सकती है, उनकी क्या विधि रहती है, कितने पानी की आवश्यकता होती है, क्या इंडोर आउटडोर किस तरह से उगाई जा सकती है और कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारी शंकाएं हमारे मन में भी है, बहुत सारी जिज्ञासा हमारी मन में। आज सब हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो डॉक्टर सिन्हा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा है कि जो आज का हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं, जो हिमाचल प्रदेश का जो जलवायु है, जी, वो आपको पता है कि बहुत ही इसमें डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। और यहाँ की जो जलवायु है वो विशेष तौर पर सब्जियों के लिए हमारी बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ पे कोई भी आपने सब्जी उगानी हो, यहाँ पे हम उगा सकते हैं, चाहे वो अगेती हो, पछेती हो या एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हो, कोई भी हो। जी। तो आज हम इस बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि सर्दियों में वो कौन कौन सी सब्जियां उगाई जा सकती हैं और टेक्निक क्या रहती है और कब लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं बहुत अच्छा ये विषय है। मैंने आज इसलिए चुना भी है क्योंकि बरसात का मौसम करीब करीब ख़त्म की तरफ है और सर्दी की शुरुआत होने वाली है। तो हमारे ज़िलों में जो सब्जी हम जो खास करके लगाते हैं, वैसे तो हिमाचल प्रदेश का आपने बताया कि डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा जलवायु में बदलाव देखा गया है। निचले पर्वतीय क्षेत्र, मध्य पर्वतीय क्षेत्र, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में सब जगह मौसम अलग। कई जगह ऐसा है जो बारिश की अंत है, कई जगह बारिश अभी चल रहा है। जी, और कई जगह ऐसे हैं जहां बर्फबारी भी हो रही है। तो तीनों कंडीशन हम यहाँ देखते हैं। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि सब्जी लगाना, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो हम हिमाचल के निचले पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कहें वो मध्य के लिए भी हो और वो ऊपर वाले पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी हो। हम ऊपर वाले पर्वतीय क्षेत्रों से अगर तुलना करें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करीब करीब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि बर्फबारी शुरू हो गई है। ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के लास्ट में शुरुआत हो जाती है। तो मटर हार्वेस्टिंग के बाद, जौ हार्वेस्टिंग के बाद और कनक वगैरह के हार्वेस्टिंग के बाद, इवन जो हमारी फल वाली फसलें हैं उनकी भी, सेब, एप्पल वगैरह जो है, उनको हार्वेस्ट करने के बाद वो फ्री हो जाते हैं। जी। लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्र और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में जो विंटर की वेजिटेबल है, जो हमारी खास करके सर्दियों में लगने वाली सब्जी हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसमें मुख्य रूप से वो सब्जियां हैं, वैसे तो हम कहते हैं कि जितने 3 तरह की सब्जियों बांटते हैं, एक पत्तेदार सब्जी है, एक जड़ वाली सब्जी है, एक फल वाली सब्जी है, यानी कि कंद वाली। जी बिल्कुल जी, पत्ते वाली सब्जी। तो जो पत्ते वाली सब्जी है उसका बड़ा आनंद सर्दियों में लिया जाता है। और जितने भी हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो पत्तेदार सब्जी बहुत पसंद करते हैं। खासकर वो इंतजार करते हैं कि जो सब्जियां हैं, खासकर उसमें पालक सबसे महत्वपूर्ण है। सरसों की साग, जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को आप जानते हैं कि उसमें कई तरह के साग हैं, जैसे चाइनीज सरसों है या नॉर्मल सरसों जो लगाते हैं, या तो कुछ इस तरह के सरसों जो ब्लैक वाले होते हैं, काले दाने वाले होते हैं, कुछ पीले दाने वाले भी होते हैं, उसको लगाते हैं। लेकिन पालक के और सरसों के अलावा भी कई सारी सब्जियां हैं, जैसे धनिया है, मेथी है, सरसों है या चौलाई है, या इस तरह की कई सारी सब्जियां हैं जो पत्ते वाली। और बंद गोभी महत्वपूर्ण है, जिसका इंतजार लोगों को रहता है। उसके अलावा जो हम पत्तेदार सब्जी की बात को छोड़ करके, एक गोभी एक ऐसी फसल है जिसका इंतजार सबको रहता है कि गोभी, जो नया गोभी निकलेगा बहुत उच्च क्वालिटी का, वो नहीं इंतजार रहता है। डॉक्टर सिन्हा, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि कौन कौन सी सब्जियां सर्दियों में उगाई जा सकती है। लेकिन इन सब्जियों को टेक्निक क्या है, उगाने की जो विधि क्या है, और क्या मतलब ये पनीर लगाई जाती है, क्या मतलब बीज से ही, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। और कौन कौन सी सब्जी आजकल लगाई जा सकती है। मैं सबसे पहले तो यही बता देता हूँ कि हम जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पालक से, धनिया, मेथी, सरसों, उसके अलावा फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, उसके बाद प्याज, लहसुन,
दो ये हो गया। उसके अलावा भी जो टमाटर भी कई जगह सर्दियों में लगाए जाते हैं, बैंगन का करीब करीब अंत हो जाता है इस समय, और शिमला मिर्च भी कई जगह लगाए जाते हैं। लेकिन मटर एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है जो दोनों एरिया में, मध्य पर्वतीय और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत है। गाजर, मूली, शलगम और जो जड़ वाली सब्जी है, और आलू। जी, आलू की खेती हम मान के चलते हैं कि अप्रैल के बाद पूरे नॉर्थ इंडिया को नया आलू खाने को नहीं मिलता है, और नया आलू का इंतजार में लोग 4-5 महीने वेट करते हैं, क्योंकि आलू को हम स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर करते हैं, और जब स्टोरेज करते हैं तो नया आलू निकलने का जो टाइम होता है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में माना जाता है कि ऊना का ही एक एरिया है जहां सबसे पहले नॉर्थ इंडिया को आलू खिलाता है। यानी कि हमारे हिमाचल प्रदेश का जिला हिमाचल का, जी बिल्कुल, वेस्ट बंगाल से लेकर के दिल्ली तक। इवन कभी आज इस बार तो ऐसा पता लगा कि पिछले सीजन का कि साउथ इंडिया में भी हमारे जो पहला आलू जो निकलता है, फर्स्ट जो ये कब कब निकलता, कब कब लगाया जाता हाँ, है? ये लगाते हैं सितंबर के महीने, अगस्त के फर्स्ट वीक में लगाते हैं जी, लास्ट वीक, और सितंबर के फर्स्ट वीक में, और इसके हार्वेस्टिंग नवंबर आजकल लगाना बिल्कुल सर लग चुका है, आपको लग चुका है, आलू लग चुका है। और एक ही वेरायटी है, कौन सी सब्जी है वो? वो सब्जी सबसे, उसके अलावा गंडियाली जो निकलती है। लेकिन बाकी जो सब्जी है, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, तो मैं आपको दो भागों में बांट दूं। एक ऐसी सब्जी है जो सीधा बीज लगाते हैं, एक वैसी सब्जी जिसकी हम नर्सरी लगाते हैं। जो नर्सरी लगाने वाली जो सब्जी है वो थोड़े कम है, जैसे हमारा फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, ये महत्वपूर्ण सब्जी है जिसको आजकल लगाना ही पड़ता है, इसको डायरेक्ट सोइंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो थोड़ा सा कई जगह पे चाइनीज सरसों को भी हम सोइंग कर लेते हैं, कि नर्सरी में लगाते हैं या डायरेक्ट सोइंग भी उसको कर देते हैं। लेकिन मैक्सिमम उसके बाद जितनी भी वेजिटेबल्स आती हैं एक्सोटिक को छोड़कर, एक्सोटिक की सारी नर्सरी हम तैयार करते हैं, जैसे पार्सले, पार्सनिप, सिलेरी। मान लीजिए किसी किसान ने ये नर्सरी तैयार कर ली है, जी, नर्सरी तैयार करने के बाद, जैसे जो सर्दियों की जो आपने बात कर रहे हैं सब्जियों के बारे में, नर्सरी तैयार करने के बाद नेक्स्ट कौन कौन से स्टेप रहते हैं, कौन कौन सी वो विधि रहती है, कौन कौन सी दवाइयां छिड़काव करना पड़ता है, वो थोड़ा सा वो हल्का सा। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि सर्दी के मौसम में जो सब्जियां लगती है, खास करके पत्ते वाले या जो भी सब्जी लगती है, उस पर बहुत ज्यादा समस्या कीट बीमारी की नहीं आती है शुरुआत में। जब ये तब आती है जब करीब करीब दिसंबर के लास्ट में, जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर क्रॉप चली जाए, जैसे फूल गोभी है, कुछ दिन अभी शुरुआत में तेला वगैरह, जैसे हम तेला बोलते हैं, एफिड बोलते हैं, जिसका प्रकोप थोड़ा सा रहता है पत्तेदार सब्जियों के ऊपर। उसके अलावा उसके बाद बहुत कम बीमारियां इस समय आती है। तो देखिए, अब तो हाइब्रिड का जमाना है, मतलब अब तो 12 के 12 महीने कोई भी सब्जी आप कभी भी उगा सकते हैं, ले सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। कुछ दो एक सब्जी है जिसको मैं समझ रहा हूँ कि अभी भी वो उस बैरियर को पार नहीं किया है, वो एक आलू है जी, जिसको अभी भी इंतजार रहता है लोगों को कि यह 4 महीना मेरा कैसे गुजरेगा। वो मीठा आलू खाना पड़ेगा जी, क्योंकि इसमें स्वीटनेस आ जाता है जब हम स्टोरेज करते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम वेजिटेबल जो हिमाचल में होता है वो सर थ्रू आउट द सीजन चलता रहता है, कहीं ना कहीं उगता रहता है। कहीं लहसुन की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, कहीं लहसुन लगा रहे हैं, हिमाचल में ही आपको मिलेगा। कई जगह लहसुन की पहली फसल नवंबर में आ जाएगी। थोड़ी सी इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दें। लहसुन के बारे में मैं इतना बोलना चाहूंगा कि लहसुन हमारे जो हिमाचल प्रदेश पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो एक GHC1 है, बहुत अच्छी किस्म है, उसमें 9 से 10 कलियां हैं, और सफेद और पिंक कलर के लिए, पर्पल कलर को लिए हुए हैं, और ये बहुत अच्छी वैरायटी है। 250 क्विंटल तक अगर अच्छी पैदावार अच्छी तरह से लोगों को लगाया जाए। अच्छे का मतलब है कि लाइन सोइंग जरूरी है, वैज्ञानिक तरीके से बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इसमें सिर्फ लाइन सोइंग का है। वीडिंग, खरपतवार निकालना भी बहुत जरूरी है। प्याज और लहसुन में दो चीजें अगर किसान एकोमोडेट कर लेता है, अपना कर लेता है जी, तो प्रोडक्टिविटी उसको आनी है। वो है पहला कि सीड की क्वालिटी, तो मैं ऐसे तो कोई भी पैरामीटर सबसे सारे अच्छे होते हैं, लेकिन सीड की क्वालिटी के अलावा लाइन सोइंग और वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण, ये दोनों टाइम से कर देना तो प्याज और लहसुन को उत्पादन को रोकने वाला नहीं है कोई भी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का बहुत फेवरेबल होता है। वो तो ठीक है, टेम्परेचर की बात ठीक है जी। इसके मिट्टी कैसी होनी चाहिए इसके लिए, और कितनी उसमें गहरी होनी चाहिए, वो ये थोड़ा सा जो हमारे लिए लहसुन के लिए जो और प्याज के लिए, लहसुन के लिए आम सब्जियों की बात करें, जो आम किसान है सब किसानों को पता है कि किस तरह से सब्जी उगानी है, क्योंकि एक सदियों से हम करते आ रहे हैं, खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, किचन गार्डन भी करते आ रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि
हमारे यहाँ प्रदेश में तो देखिए 2 विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय है आपके यहाँ पे, बिल्कुल। और आप नई से नई टेक्निक बताते हैं इन किसानों को। जी 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 जी। वो नई टेक्निक जब तक आम किसान तक नहीं पहुंचेगी तो अदरवाइज क्या होगा, वो ट्रेडिशनल वे से जो करते आ रहे हैं वो चलता रहेगा। थोड़ा मैं एक चीज तो किसान को जरूर कहूंगा कि किसान भाई, अगर आप सब्जी कुछ भी लगा रहे हो तो बीजों का चयन सही करना चाहिए जी। सबसे पहला मार किसान यहीं पे खा जाता है। हम कई बार किसानों के साथ ऐसा संयोग हुआ है कि किसानों ने अर्ली कॉलीफ्लावर मिड में लगा दी, या मिड अर्ली कॉलीफ्लावर को जाके लेट में लगा दिया, उनका बल भी नहीं, कर्ड ही नहीं बना, और किसान सारी मेहनत कर जाता है। तो बीज का चयन करने में सावधानी जरूर बरतें। कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय है, उनसे आप फोन करके अगर वैज्ञानिकों से पूछें, हर एक जिले में है तो बिल्कुल केंद्र, हर जिले में 12 के 12 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 12 उसके 12 करीब अनुसंधान केंद्र हैं। उसके अलावा 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, उसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि बीज के चयन के लिए, और वो बीज का चयन में सबसे ज्यादा मुश्किल हमारी होती है। किसानों को यहीं पे सारी मेहनत कर देते हैं, और जब फल निकलने के समय आता है तो वो उस क्वालिटी का निकलता जिस क्वालिटी का उनको चाहिए। मेहनत, उसके अलावा खाद और उर्वरक की बात है जहां तक, तो मेरे समझ से हमारा जो हिमाचल का एरिया है जिसमें किसान सीमांत किसान, या जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा लैंड होल्डिंग वाले किसान नहीं है, छोटे छोटे जोते हैं, तो मैनेजमेंट उनके लिए प्रॉपर है। मैनेजमेंट का मतलब है कि उसमें इनके पास पशुपालन भी साथ में करते हैं, गोबर का, केचुआ खाद का, या जो भी उर्वरक आप यूज करते हैं, खेत को फर्टाइल बनाते हैं, आप उसके संरचना को ठीक करते हैं, तो वैज्ञानिकों से जरूर पूछ लें कि हमारे लिए ये कौन से क्रॉप के लिए बढ़िया रहेगा। जैसे हम मान के चलते हैं कि जो ऊना की गंडियाली है उसको आप कांगड़ा में लगा दीजिए, नहीं होगा। हम अगर मटर, जो किन्नौर का मटर है, वो उसको यहाँ लगा देंगे तो नहीं होगा। हम फूल गोभी जो सोलन का है उसको लाहौल स्पीति में लगा देंगे तो नहीं होगा। कहीं हर चीज की वैरायटी का थोड़ा सा अंतर है, या क्लाइमेट का और या समय का, लेकिन मिट्टी का भी अंतर है। डॉक्टर साहब एक और भी है, लो टनल तकनीक होती है वो। जी जी जी, वो लो टनल तकनीक के बारे में थोड़ा सा मैं काफी समय से इसके ऊपर किसानों को, खासकर जब मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना में था, तो मैंने बहुत इसके लिए, ये एक वो तकनीक है कि जिस किसान के पास बहुत पैसा नहीं है और पॉली हाउस का मजा लेना चाहता है। मतलब पॉली हाउस किस लिए है सर? हम पॉली हाउस को इसलिए बोलते हैं कि आप बेमौसमी सब्जी उगा सकते हो जी, ठीक है ना। और वो खास करके निचले पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारा है, ऊना का डिस्ट्रिक्ट का एरिया, या बिलासपुर, या आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का निचले, उसमें क्या करते हैं लोग कि कहते हैं कि जी हमारे जो खेत उतने बड़े नहीं है जिसमें मैं पॉली हाउस लगा सकूं, तो मैं क्या करूं, तो उसमें लो टनल तकनीक को हम प्रीफर करते हैं। आप लो टनल में लगा दीजिए, और उससे क्या होता है कि आपकी अगेती कल्टीवेशन, आज पंजाब इसको पूरा अडॉप्ट कर चुका है। पंजाब में जो है दिसंबर के महीने में घिया, जिसको बॉटल गोड बोलते हैं, घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू, रामतोरी, क्या बोलते हैं, तरबूज, खरबूजा, ये सभी चीज, इवन टमाटर यहाँ पे दिखाएंगे भी आपके यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर। प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि जो हमारे आपने कुछ एक सब्जियां जो लगाई जाती हैं सर्दियों में, तो उसके हम कुछ एक फोटोग्राफ भी अपने देखिए। देखिए हाँ, ये सर बरसात के एंड की सब्जी है खीरा, और इसका बहुत ज्यादा मूल्य मिलता है। हमारे बरसाती खीरा का हिमाचल का बड़ा कीमत है जी। हिमाचल में इसकी बहुत अच्छी पैदावार होती है, और खास करके वो एरिया जहां पर पूरा रेनफेड है, बारिश नहीं होती है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, लेकिन रेनफेड में बहुत अच्छा खीरा, क्वालिटी का खीरा वहां होता है जी। और इसी तरह और भी सब्जी है, जैसे बंद गोभी है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है, ब्रोकली, ये नॉर्थ इंडिया को जाता है सर, यहाँ से अर्ली जाती है। और बेमौसमी मान करके हम हिमाचल प्रदेश जो है वो निचले प्रदेशों को प्रोवाइड करवाता है। किसानों को आमदनी जो है, जो बेमौसमी सब्जी से, जैसे हम कह सकते हैं हमारे लिए तो बेमौसमी जी, ये लाहौल स्पीति का फोटोग्राफ्स है जी। लाहौल स्पीति में बहुत सारे एरिया में एक्सोटिक वेजिटेबल हम लगाते थे जी, मतलब 8 से 10 तरह का एक्सोटिक वेजिटेबल, और ये इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती थी। इसकी डिमांड लोकल, जैसे वहां टूरिस्ट आते हैं, उनको चाहिए रेड कैबेज, उनको चाहिए जिचिनी, उनको चाहिए पार्सले, उनको सेलेरी चाहिए, और वो
जो वहाँ के जो लोकल ढाबे होते हैं वो कहते हैं कि हमें जितना भी प्राइस लो, कॉस्ट हो, हमें अगर ये मिल जाए ना, चेरी टमाटो, चेरी टमाटो बहुत ज्यादा येलो, खासकर येलो वाला, हमारे यूनिवर्सिटी ने भी निकाला है येलो चेरी टोमेटो हाइब्रिड, बहुत अच्छी वैरायटी है, रिकमेंड भी किया है। चेरी टोमेटो के 3-4 कलर भी हैं, रेड कलर है, कुछ डार्क ब्लैक टाइप का है, तो वो भी लगाते हैं। उसके अलावा जो मटर है जी, हमारे हिमाचल का जो मटर है, पहाड़ी क्षेत्रों का, मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉर्मली अब पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी जो नॉर्थ इंडिया का वेस्टर्न साइड है, वो मटर का उत्पादन शुरू हो जाता है, लेकिन जिस समय हमारे यहाँ होता है उस समय कहीं नहीं होता है, और इसके लिए किसान को 70 से 80, 100 रुपये किलो तक भी रेट मिल जाता है जी। तो डॉक्टर, इसमें मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, जैसे हम एक्सोटिक वेजिटेबल की बात कर रहे हैं जी, तो क्या ये हर एक किसान आराम से इसे उगा सकता है? किस तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है इन सब्जियों के लिए? क्योंकि जैसे अब तो 12 महीने आपने कहा कि सब्जियां हो सकती है, क्योंकि टेक्निक्स अलग अलग हैं, तो किसान इन सब्जियों को उगाए भी, उसे मार्केट में बेचे, अच्छा उत्पादन, उसको वहाँ पे पैसा भी मिल जाए, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप हमारे। एक्सोटिक वेजिटेबल सर में प्रॉब्लम क्या है कि किसान कहता है कि मैं उगाने के लिए तैयार हूँ, विश्वविद्यालय कहता है मैं टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सर्दी में भी ये बिल्कुल बिल्कुल सर, सब 90% एक्सोटिक वेजिटेबल है वो सर्दियों की है जी। तो प्रॉब्लम कहाँ होता है कि फार्मर कहता है लार्ज स्केल पर अगर मैं करूं तो क्या वो मंडी में उसका रेट हमें मिल जाएगा? तो एक तो हमारे जो अभी कल्चर है, मैंने पिछले 5 साल का जो अनुभव देखा है कि ब्रोकली पहले लोग कोई उसको 5 स्टार होटल की ही सब्जी मानते थे। बहुत हमारी यूनिवर्सिटी की जो पालम समृद्धि है, हिम पालम समृद्धि, हिम पालम विचित्रा है, हिम पालम हर्तिका है, कई 3-4 वैरायटी है। जितने भी आप ये नाम ले रहे हैं, तो आम किसान को इसका जो बीज हमारे अवेलेबल है सर, हमारे यहाँ एटिक सेंटर है कृषि विश्वविद्यालय में, हर कृषि विश्वविद्यालय में है, जितने भी फिर आप जितने भी हमारे सेंटर्स है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ उपलब्ध होंगे। वहाँ पे ऑन डिमांड, वहाँ नर्सरी अवेलेबल होती है, जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में उसी वैरायटी की नर्सरी भी अवेलेबल होती है। जैसे आपका अभी प्याज लगना है, पालम लोहित है, पालम श्वेता है, हिम पालम श्वेता के नाम से एक सफेद प्याज निकला है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाए, तो इसकी नर्सरी आपको कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय से आपको मिल जाएगा। बहुत सी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बता दिया है, लेकिन आम किसान को ये नहीं पता है ना कि ये लगाना कब है, या फिर इसकी विधि क्या है, इसमें कितना टेम्परेचर चाहिए, इसमें कितना पानी चाहिए, किस तरह की मिट्टी चाहिए, धूप में चाहिए नहीं चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें जो कि आम किसान को पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए, वैसे तो हर फसल की अपनी एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होती है। जैसे हम अगर टमाटर की बात करें तो वो आलू में लागू नहीं होगा, वो शिमला मिर्च में लागू नहीं होगा, तो हर चीज़ का। लेकिन एक कॉमन चीज़ें हैं, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, इस समय हम फूल गोभी, बंद गोभी, गाठ गोभी, ब्रोकली या पार्सले, सिलेरी, जितने भी तरह के सबकी पनीरी लगा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट टाइम है पनीरी लगाने का। या लोगों ने पनीरी जो है या नर्सरी तैयार कर ली होंगी लोगों ने। नर्सरी का एक उत्पादन का एक तरीका होता है, अच्छे जो नर्सरी के संस्थान होते हैं, जैसे आपका कई लोग गवर्नमेंट के नर्सरी एजेंसी वो होते हैं, केंद्र होते हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र भी इस तरह के नर्सरी हमारे पालमपुर यूनिवर्सिटी में, नौनी में भी है, तो आप वहाँ से नर्सरी के पौधे लें या बीज लें, या नर्सरी बनाने की तकनीक जो लो टनल तकनीक जो बताया वो उसी के लिए है नर्सरी के। अगर लेकिन डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी मान लीजिए सिरमौर में है, एक आदमी स्पीति में, एक किन्नौर में है, जी, तो हर एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पालमपुर में आपके पास जाकर आपको लेके आए। जी, या तो जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पे ये अवेलेबल हो, या फिर उनको ऐसी पता होनी चाहिए कि किस तरह से इसकी जो पनीरी है तैयार की जा सके। नर्सरी तैयार करने के लिए सर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी डाले थे, और मैं चाह रहा था कि वो जो नर्सरी का एक पर्टिकुलर, देखिए कोई भी नर्सरी, वेजिटेबल की नर्सरी हम ओपन में रिकमेंड नहीं करते हैं। जब भी हम ओपन में नर्सरी को रिकमेंड लगाते हैं तो हमें चांसेस रहता है कि कीट और बीमारियों का प्रकोप उस समय शुरुआत हो जाता है। हाँ, तो हम किसान को चाहते हैं कि उनको स्वस्थ नर्सरी प्रोवाइड करें, उसके लिए हम लाइन में सोइंग करते हैं। लाइन सोइंग नर्सरी में बहुत जरूरी है। लाइन सोइंग करने से प्रॉपर डेप्थ पे करेंगे तो एक एक जो बीज का जो डेप्थ है, जितना गहरा होगा, जितना सही डिस्टेंस पे लगा होगा, तो उसकी जो नर्सरी पौध होगी वो एक समान होगा, एक समान संरचना को। उसमें भी 2 टेक्निक है सर। डॉक्टर साहब सबसे बड़ी चीज़ है कि जल प्रबंधन कैसे किया जाए। बहुत सारी चीज़ें रहती है ना, जल प्रबंधन कितना किया जाए, कौन सा छिड़काव किया जाए या क्या नहीं किया जाए। सर
केमिकल का छिड़काव के बारे में मैं एक चीज बताऊंगा कि नर्सरी के लिए 3 दवाई खरीद लें आप। किसान जब भी नर्सरी प्रोडक्शन करें तो डायथेनेम 45 जिसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव, इसका नर्सरी निकलने जैसे ही अंकुरन शुरू होता है उसके 7-8 दिन के बाद से शुरू कर दें जी। उसके बाद बेविस्टिन दूसरी दवाई है जिसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर के, और तीसरा है जो है बहुत कम जरूरत पड़ता है वो क्लोरोपाइरीफॉस का है। कई बार दीमक की समस्या आ जाती है तो ये 2 कंडीशन में, जैसे जड़ तना गलन रोग लगता है जिसको हम कमर तोड़ रोग बोलते हैं, जिसमें हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं, उस कंडीशन में हम इन्हीं दवाइयों का प्रयोग करते हैं। और मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट है अगर हम बीज उपचार करके लगाएं कैप्टान थीराम और से या बेविस्टिन से, तो बीज उपचार करके अगर हम लगाते हैं तो फिर ये जो बीमारियां हैं जो प्रारंभिक अवस्था में नर्सरी में आती है वो बिल्कुल नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी है ना कि अब तो देखिए खेती कम होती जा रही है, ज़मीन कम होती जा रही है। अब जो लोग बाग हैं वो शहरों में रहते हैं, उनके पास जगह कम है, गमलों में सब्जियां उगाते हैं लोग तो सर। और कई बार हम जब कई बार देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि जब गमलों में सब्जियां लगाते हैं। थोड़ा उसको बारे में बताएं। मैं कहूँगा कि 2-3-4 तरह के गार्डन एक स्टार्ट हुए हैं। एक टेरेस गार्डन जी, जिनके पास टेरेस है, क्योंकि जो हाई स्काई स्क्रेपर लंबे लंबे ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं तो उनके पास टेरेस ही होता है। दूसरा रूफ गार्डनिंग जो गांव में भी होता है, अवेलेबल होता है। और तीसरा जो है वो अपने बरामदे का गार्डनिंग, जो अपने बरामदा जिनके पास छत नहीं है तो अपने बरामदे में भी करते हैं। इन तीनों गार्डन में वेजिटेबल का महत्व है। इनमें आप जो सर्दियों वाली सब्जी लगा सकते हैं, जैसे पालक, धनिया, सरसों, मेथी, मूली, गाजर, टमाटर लगाने। हाँ, टमाटर ऑफ सीजन आपका चलेगा जी। इस समय टमाटर अगर लगाएंगे तो ओपन में तो नहीं होगा। चेरी टमाटर तो लगा सकते हैं। हाँ, चेरी टमाटर, नॉर्मल टमाटर भी लगा सकते हैं। चेरी टमाटर की बात कर रहा हूँ, आपको छोटे गमलों में लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं। और थोड़ा सा आप ये और आगे चलें तो इवन आप तो ऐसे ऐसे ग्रो बैग्स हैं, मैंने फोटो भी डाला है। ग्रो बैग्स भी जो ऐसे हैं कि जिसमें आप आलू लगा सकते हैं। 4-5 आप ग्रो बैग रख लीजिए और उसमें पूरा कंपोस्ट वगैरह डाल करके आप आलू लगा दीजिए, जैसे 4-5 आलू, तो यू कैन हार्वेस्ट एज यू वांट, मतलब जैसे आप चाहेंगे। जैसे आपको 5 आलू चाहिए तो आप नीचे से एक कवर बना हुआ है, आप उसमें से निकाले आलू, 4-5 आलू, बाकी को ग्रो करने दिया। तो इस तरह का टेक्निक आजकल बहुत आ गया। पॉट गार्डनिंग आ गया। इवन घर में जो हमारे प्लास्टिक के लिफाफे वगैरह होते हैं उसमें एक ही चीज है, जितने भी तरह के पॉट आप यूज करते हैं, इवन सीमेंट के जो हमारे बैग्स आते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो है उसमें एक ही चीज ध्यान रखना है, जो भी पॉट में अपना कल्टीवेशन करता है उसके लिए है कि होल्स होने चाहिए, पानी निकलना चाहिए, पानी किसी भी हालत में उसमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए जी। ये सबसे ज्यादा डिमेरिट है। बहुत सारे लोग हैं पॉट खरीद के लाते हैं, उसमें छेद बना होता है, नहीं तो कई बार वो जगह बना होता है लेकिन उनको पता नहीं होता, मिट्टी वगैरह फिल कर देते हैं, पौधे लगा देते हैं, पानी डालते रहते हैं और देखते हैं बाद में उसका रूट जो है वो गल गया है। डॉक्टर सिन्हा, आपने बहुत अच्छी बातें आज हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जो आपने लास्ट में जो बातें कही आपने किस तरह से रूफ गार्डनिंग, पॉट गार्डनिंग और टेरेस गार्डनिंग के बारे में, तो सब लोग इसको उगा सकते हैं। और जो किसानों को पनीरी के बारे में बताया है कि किस तरह से आप उसकी जो विधि है या क्या क्या चाहिए होता है, तो वो दर्शकों ने, हमारे किसान भाइयों ने भी इस कार्यक्रम को विस्तार से देखा होगा, अच्छी जानकारी दी है। तो आपका कार्यक्रम आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के हमारे नए कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।